बच्चों, आज हम पाठ 15 अपशिष्ट और उसका प्रबंधन पढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या है ना। आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे घर से प्रतिदिन हमारे घर से जो निकलने वाले कूड़ा करकट है, जब उसको हम लोग ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं तब क्या होता है, ये देखेंगे। यदि ये लगातार क्या होगा, कई दिनों तक एकत्रित हो रहा हो तो क्या होता है, क्या इसमें कचरे के ढेर, मच्छर, मक्खियाँ, बीमारियाँ और पर्यावरण प्रदूषण में कोई संबंध है, ये देखेंगे, है ना। कि क्या है, देख हमारे घरों से जो क्या है निकलने वाले जो कूड़े करकट में अब जो है अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हमारे सब्जियों के जो है सब्जियां होती हैं, फलों के छिलके होते हैं, कागज के टुकड़े, पॉलीथीन के थैले, धूल आदि होते हैं ना, जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं। इसे हम अपशिष्ट पदार्थों को हम घर के बाहर स्थित कूड़ेदान में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। इस प्रकार जो है कारखानों, बाजार और मतलब होटल, अस्पतालों, बहुत सारी जगह से जो निकलने वाले कचरे को क्या करते हैं, जो कूड़ादान रहता है, कचरे का भराव क्षेत्र जो रहता है, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ले जाकर डाल देते हैं। लेकिन यह कार्य हर समय नहीं हो सकता, है ना, नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप जगह जगह हमें कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, है ना। जो हर टाइम वो कूड़े का भराव क्षेत्र में ही नहीं फेंक सकते, तो क्या होता है, कई कई बार क्या होता है, जगह जगह पर कूड़े का करकट हम लोग को क्या का ढेर क्या होता है, दिखाई देने लगता है ना। फिर वही है कि अपने अनुभव, हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है बरसात में इन्हीं जो है कूड़े करकट में अगर होता है तो फिर उन्हीं से क्या होता है, बदबूएं आने लगती है, उनमें मच्छर मक्खियाँ आने लगती हैं, है ना। फिर मच्छर मक्खियों की जो संख्या रहती है उनमें वृद्धि भी होने लगती है। और क्या बोलते हैं कि बरसात के शुरू होने हमारे सामने एक प्रमुख समस्या बारिश की गंदगी एवं कचरे का बहकर पानी को प्रदूषित करना होता है ना। जो बारिश होता है तो उसके पानी में बह के कूड़ा करके जो क्या है वो बरसात के पानी को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो बरसात से शुरू में बड़ी आबादी इसी वजह से पेचिश, पीलिया, ऐसे चर्म रोग जैसी क्या होती है बीमारियों से रोग क्या होते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। और इन समस्याओं का मतलब उचित निदान हेतु हम लोग को क्या प्रयास करना चाहिए, प्रयास किया जाना जरूरी है ना। जो आवश्यक प्रयास है इन सब बीमारियों के लिए इस समस्या का निवारण करना होगा, है ना। अब राजधानी रायपुर में रोजाना करीब कितना होता है, 300 टन कचरा निकलता है ना। एक अनुमान के अनुसार शहर का हर व्यक्ति रोजाना करीब 350 ग्राम कचरा निकाल रहा है ना। अब आप आसानी से अनुभव लगा सकते हैं कि आपके गांव शहर में प्रतिदिन कितना कूड़ा निकलेगा, है ना। जो एक घर से कितना निकल रहा है, 350 ग्राम, है ना। तो इसी के उससे अनुमान लगा सकते हैं कि रोज प्रतिदिन कितना कूड़ा निकलता होता है ना। तो सोचिए कि संपूर्ण देश के घरों में, कारखानों और बाजार आदि का कूड़ा एक बड़ी संख्या, एक एक कितनी बड़ी समस्या है ना। अब जब एक शहर से इतना और एक आदमी इतना कचरा वो करता है तो कितना मतलब वो कारखानों से भी निकलेगा, बाजार से भी निकलता है, हॉस्पिटलों से भी निकलता है, तो कितना सारा कूड़ा कचरा हो जाएगा, है ना, बहुत सारा हो जाएगा। तो फिर देखते हैं सारणी। तो घर से हम लोग निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, तो यहाँ पे आप लोग भरोगे घर से क्या क्या अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, पाठशाला से क्या क्या निकलता है, बाजार से, होटल से, अस्पताल से, कारखाना से, ये आप भर के भेजना, ठीक है। प्रायः देखा जाता है कि इन अपशिष्ट पदार्थों को लोग क्या करते हैं, देखे होगे यहाँ वहाँ क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जिससे वातावरण क्या होता है, हमारा दूषित होते जाता है ना। तो इन अपशिष्ट पदार्थों के कारण जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं, वायु, जल एवं भूमि क्या है वो प्रदूषित होती है, हमारा स्वास्थ्य है उस पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, जो वातावरण की सुंदरता होती है वो क्या होती है, नष्ट होती जाती है। आजकल हम सभी गांव एवं शहर कूड़े के प्रबंधन की समस्या का सामना कर रहे हैं ना। सब जगह कूड़े कचरे का उसके निपटान की समस्या का जो हम लोग क्या करते हैं, समस्या का इसलिए जो यह जरूरी है कि हमें कचरे के निपटाने के लिए ऐसे तरीके सोचे जो पर्यावरण, हम लोग को जो कूड़ा कचरा है उसका निपटान के लिए एक ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे पर्यावरण को क्या हो, कोई नुकसान न हो, और जो गांव शहर है वो साफ सुथरा बने रहे। और कचरे के निपटान में क्या हो, समुदाय की सहायता कैसे लेंगे, है ना ये। फिर कचरों में जो फेंके जाने वाली ऐसी चीजें जिनका हम लोग क्या करते हैं, जो ऐसी चीजें जो कचड़ों में क्या हो, कचड़ों में ऐसी कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका क्या होता है, विघटन जो क्या होता है आसानी से हो जाता है, जैसे सब्जी है,
तथा मतलब उसके फलों के छिलके हैं, कागज हैं, गत्ता है आदि, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरण पदार्थ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आसानी से क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं, है ना। जबकि जो प्लास्टिक हो गया, धातु हो गया, कांच हो गया, है ना, सीमेंट आदि प्राकृतिक जो तरीके के अपघटन, मतलब इन लोग जो क्या है, प्राकृतिक तरीके से क्या होते हैं? अपघटन नहीं हो पाते हैं, या बहुत धीरे धीरे से, मतलब अपघटन तो होता है, लेकिन क्या होता है? धीरे धीरे होता है। तो इसमें कितना, मतलब इन्हें हम लोग जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जिनका विघटन आसानी से क्या होता है? नहीं होता। आइए क्रिया कर आप करके देखें कि कूड़े में पाई जाने वाली इन सभी वस्तुओं का अपघटन कितने समय में लगता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्रिया कर आप। एक आवश्यक सामग्री लिए हैं, फलों और सब्जियों के छिलके, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ, गत्ते, कागज के टुकड़े, 4 बड़े गमले और फावड़ा लेते हैं। आप 1 फुट लंबे, 1 फुट चौड़े एवं 1 फुट गहरे 4 गड्ढे ऐसे स्थान पर खोदे जहाँ आसानी से क्या कर सकते? हम लोग अवलोकन कर सकें, उसका ऑब्जर्वेशन कर सके, है ना। या आप 4 बड़े गमले भी ले सकते हैं और इन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 नंबर दे सकते हैं। या हम लोग बड़ा गमला भी ले सकते हैं, या मतलब क्या कहते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं ना। फिर आसानी 15.2 के अनुसार सभी गड्ढों में अलग अलग चीजें डालकर मिट्टी भर दें। जैसे फर्स्ट में क्या लिखना है? फलों और सब्जियों के छिलके करेंगे एक गड्ढे में, एक में कांच के टुकड़े, एक में प्लास्टिक की थैलियाँ और एक में गत्ते और कागज के टुकड़े करेंगे। ठीक है, चारों में अलग अलग करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे? मिट्टी से ढक देंगे। फिर उसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा क्या करेंगे? पानी छिड़क देंगे। फिर 2 सप्ताह बाद इन गड्ढों को हम लोग क्या करेंगे? खोद कर उन चीज़ों का देखेंगे कि जिसको हम लोग मतलब गड्ढे में डाल रखा था वो अपघटित अवस्था में है कि नहीं। अपघटित अवस्था को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो अवलोकन करने के बाद हमें उन गड्ढे में क्या होगा? मिट्टी डालकर और पानी उन गड्ढे में उन गड्ढों में डालकर मिट्टी और पानी डाल दें। यह क्रिया 4 सप्ताह और 6 सप्ताह बाद पुनः दोहराएं तथा अपने अवलोकन सारणी में लिखें, है ना। 2 सप्ताह अवलोकन सारणी में हम लोग क्या लिखेंगे? 2 सप्ताह के बाद की स्थिति कितनी थी, 4 सप्ताह के बाद की स्थिति कितनी थी, 6 सप्ताह के बाद की स्थिति कितनी थी। अब आपने देखा कि कुछ चीज़ें अपघटित हो जाती हैं और कुछ क्या होती है? नहीं होती। अब अपने घरों के लिए दैनिक कचरे से निकलने वाली चीज़ों का समूहीकरण कर उनका निपटान कर सकते हैं ना। अब हम लोग को पता चल गया कि कौन सा चीज़ जल्दी अपघटित हो जाता है, कौन सा नहीं होता है ना। अब देखते हैं गीले व जल्दी गलने वाले पदार्थ। जो गीले पदार्थ होते हैं वो जो जल्दी अपघटित हो जाते हैं वो पदार्थ। हमारे घरों में क्या होता है? प्रतिदिन जो है गीला कचरा भी निकलता है, जिसमें है बच्चा खाना हो जाता है, फूलों, फलों और सब्जियों के अवशिष्ट पदार्थ हो गया, पत्तियों एवं आर्द्र अपशिष्ट पदार्थ हैं। इन्हें गड्ढे में डालकर मिट्टी में ढक देने से सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। लगभग एक बार इनकी क्या हो जाती है? वो खाद तैयार हो जाता है। यह कंपोस्ट खाद है। इसमें पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। यह खाद मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाती है ना। और साथ ही जो क्या है, कचरे का निपटान भी करती है। खेतों में अधिक से अधिक प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद आदि का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो जो है केचुआ का खाद, जो कंपोस्ट जैव अवशिष्ट को शीघ्रता से अपघटित करने के लिए केचुए का उपयोग किया जाता है। केचुए मिट्टी में उपस्थित सड़े गले जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है? खाता है और मल के द्वारा उन्हें जैविक खाद के रूप में क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। इन्हें केचुआ खाद या हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पेट्रोलियम आदि पोषक तत्व क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, केचुए गंदगी का निवारण कर पर्यावरण को क्या करते हैं? स्वच्छ रहते हैं, है ना। साथ ही जैविक खाद भी उपलब्ध करते हैं। ये जो क्या होता है, जो भी अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको खाते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? जैविक खाद उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से पर्यावरण में कृषि मृत के रूप में उपयोगी है। जो ये है वो कृषि मृत के रूप में क्या होता है? उपयोगी होता है ना। अब देखते हैं जो सूखा कचरा है, जैसे कि कागज हो गया, एल्यूमिनियम आदि इस समूह में आते हैं, जिसका पुनः चक्रण कर दोबारा इसको क्या कहते हैं? पुनः उपयोग कर सकते हैं, है ना। इस कूड़े कचरे के प्रबंधन के पुनर्चक्रण की प्रमुख भूमिका है। आप बाजार में हम लोग क्या करते हैं? सामान खरीद कर किस में लाते हैं? आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, उनमें से प्लास्टिक की बनी हुई बेकार वस्तुओं की सूची बनाइए, है ना। आप दिए गए चित्र 15.2 की मदद से ले सकते हैं, है ना। जो दिए गए, हाँ,
ये जो शीत दिया है इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर ले सकते हैं। आपने देखा कि प्लास्टिक किस तरह हमारे जीवन में घुल मिल गया है। प्लास्टिक, हाँ आप लोग देखिए, कोई भी कहीं भी जाएंगे प्लास्टिक का पॉलीथीन रहता है। प्लास्टिक से हमें कई फायदे हैं, परंतु इसकी वजह से हमें परेशानी भी झेलने पड़ती है। सभी व्यक्तियों में जो है वो प्लास्टिक का उपयोग कर उन्हें क्या करते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। और आप अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए कि ये कैसे नुकसानदायक है। आप देखेंगे कि प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर नालियों में एकत्र हो जाती है और पानी का जो बहाव रहता है उसको क्या कर देती है, रोक देती है। अब देखना, कई जानवर होते हैं जैसे कि गाय, कुत्ते वगैरह है ना, वो कूड़े के साथ जो क्या है प्लास्टिक को भी खा लेते हैं। इससे उनके आंत में मतलब क्या होते हैं, ये प्लास्टिक जो है क्या होता है, उसकी आंत में फंस जाते हैं, फिर उनको मौत हो जाता है ना, मौत का कारण बन जाता है ना। अब मिट्टी में प्लास्टिक के एकत्र होने के कारण पानी का बहाव क्या हो जाता है, रुक जाता है, जो पानी अंदर तक नहीं जा पाता है ना, तो इससे उसकी उपजाऊ शक्ति भी खत्म होती है। प्लास्टिक को कभी भी न जलाएं, क्योंकि इसको जलाने से बनी हुई हानिकारक गैसों को जो है, प्लास्टिक को जलाने से जो इसकी हानिकारक गैसें हैं है ना, वो प्रदूषित मतलब वो वायु प्रदूषण करती है ना। प्लास्टिक की इन हानियों को समझने के बाद आपने ज़रूर सोचा होगा कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए देखिए फिर इसके उपयोग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे दुकानदार को प्लास्टिक की थैली के स्थान पर कागज़ की थैलियों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए है ना। इसका हम लोग को प्लास्टिक का उपयोग, सामान रखने के लिए कपड़े व जूट की थैलियाँ जो आती हैं उसका उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के गिलास, कटोरी, चम्मच आदि का इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों को कबाड़ वाले को बेच दें ताकि प्लास्टिक का क्या हो जाए, कि पुनः चक्रण हो सके, मतलब वहाँ उससे फिर दूसरा चीज़ बनाया जा सके। प्लास्टिक की थैलियों को सड़कों, नालियों व सार्वजनिक स्थानों पर हमें नहीं फेंकना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों को बढ़ जाने से बहुत सी हानियाँ मतलब होती हैं है ना, सामने आती है। आइए देखिए कि कूड़े के प्रबंधन में प्रयोग होने वाले और कौन से तरीके हैं। जैसे कि हम लोग कुछ अवशेष पदार्थ रहते हैं जिसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। आपने कुछ ऐसे अनुपयोगी पदार्थ को भी देखा होगा जिसका हम पुनः उपयोग किया जाए। ऐसी चीज़ों की सूची बनाएं जिसमें आपने कूड़ेदान को फेंक दिया हो, है ना, जो आपने कूड़ेदान, सभी इन चीज़ों का दोबारा से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखना, खाली शीशियों और डिब्बों को सामान रखने के लिए हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। कुछ पेन, थैली को व एक तरफ लिखे हुए कागज का पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम लोग कूड़े का निपटान क्या कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं है ना, कि उसको पुनः उपयोग में ला सकते हैं है ना। फिर पुनः चक्रण कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होना कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो कूड़ेदान या सड़क के किनारे जो है प्लास्टिक की थैलियाँ जो है बिनते देखा होगा। साथ ही कबाड़ी वाला अपने घर में पुराने अखबार, चिट्ठियाँ है ना, वो सब प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को क्या है खरीदते हैं। वे फिर उन चीज़ों को एकत्र कर क्या करते हैं, बेचते हैं। फिर कुछ प्रक्रिया द्वारा इनमें नए रूप में परिवर्तित किया जाता है। कुछ प्रक्रिया होता है, उसके बाद वो नए चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया से अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, प्रबंधन हो पाता है। साथ ही बेरोजगार लोगों को क्या हो जाता है, जो काम नहीं करते हैं उन लोगों को क्या मिल जाता है, रोजगार मिलता है। पुनः चक्रण वह क्रिया है जिसके द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थ जैसे धातु, प्लास्टिक, कांच, कागज व रबर को वैज्ञानिक विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दोबारा उपयोग में लाने योग्य बना लिया जा सकता है। अब कागज का पुनः चक्रण हम कैसे करते हैं ये देखते हैं, है ना। कागज का पुनः चक्रण, इसके लिए हमको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, जो नोटबुक हैं एवं अन्य बेकार जो कागजों की आवश्यकता होगी, वो या चमकदार एवं प्लास्टिक लगे कागज का उपयोग नहीं कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली वाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर बड़े आकार की छलनी भी ले सकते हैं ना, फ्रेम के आकार को वो छलनी भी ले सकते हैं, है। अब देखते हैं कैसे करना है। कागज के हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, इसे एक बाल्टी में रखकर पानी डाल देते हैं, ठीक है। फिर जो कागज के टुकड़े को है पानी में क्या करते हैं, एक दिन डूबा रहने देते हैं। अब इस भीगे कागज की क्या करते हैं, गाढ़ी लुगदी बनाइए, है ना, गाढ़ी जो लुगदी बनती है वो बना लेंगे। फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैला दीजिए, ठीक है। जो जाली लगी रहे, लुगदी की परत को जो है क्या करेंगे हम लोग, यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेमों को धीरे धीरे ठोकिए। हम लोग क्या करते हैं, एक समान बनाने के लिए उसको फ्रेम को क्या करते हैं, धीरे धीरे ठोकते हैं। फिर पानी बाहर निकल जाने पर फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, है ना। जो पानी निकल गया उसके बाद फ्रेम या पुराना कपड़ा क्या करते हैं, ये सब फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक क्या हो, जल सोख लिया जाए, है ना। जो उसमें लुगदी में और है वो जल क्या हो, सोख लिया जाए। अब लुगदी को इस परत
को सावधानी से फ्रेम से हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र में क्या रखते हैं, रख कर हम लोग क्या करते हैं, उसको धूप में सुखा देते हैं। ठीक है, समाचार पत्र के किनारे पर कुछ भारी वस्तुएं रख दे जिससे कि मुड़ ना सके, है ना। अब रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व उसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां या रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं ना, उसको कलर करने के लिए। ऐसा करने से हमें पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम सभी वस्तुओं का पुनः चक्रण आवश्यक कर सकते हैं? हम लोग सभी वस्तुओं का तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ वस्तुओं का कर सकते हैं। आवश्यकताओं को कम करें, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, है ना। आवश्यकता जो है उसको हम लोग कम कर सकते हैं पुनः उपयोग करके और पुनः चक्रण। कुछ चीज़ें ऐसी भी निकलती हैं जिन्हें हम कचरे में नहीं फेंकते, ना ही उनका पुनः चक्रण करते हैं, किंतु उसका उपयोग दूसरे कार्यों में करते हैं। जैसे कि धान से चावल निकालने के बाद कोढ़ा बच जाता है ना, जैसे कि तेल निकालने तथा जानवरों को खिलाने के लिए करते हैं, है ना, जिससे तेल निकालने। सारणी 12.3 में कुछ अपशिष्ट पदार्थों के नाम दिए गए हैं, आप उनके उपयोग लिखिए। इनसे भरने के लिए अपने साथियों एवं परिवार के, है ना, इन सब जानवरों का मूल मूत्र एवं मतलब जानवरों का गोबर एवं मल मूत्र का हम लोग क्या उपयोग करते हैं, सरसों अलसी की खली से क्या करते हैं, गेहूं का भूसा से। तो आप लोग ये भरोगे, है ना, और ये हमने सीखा को अच्छे से पढ़ लेना और इसका क्वेश्चन आंसर लिख के भेजना। ठीक है, आप लोग का ये पार्ट 15 कंप्लीट होता है।